नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल नॉलेज या मोर में। और हम लोग डिस्कस करेंगे आज मौर्य साम्राज्य के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने द राइज ऑफ मगधा देख लिया था, यानी उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। उससे पहले हम लोगों ने महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे और कैसे फिर 4 महाजनपद बचे और उनमें फिर कैसे मगध उभर के आता है, ये भी देख लिया था। मगध साम्राज्य के अंदर जो हम लोगों ने देखा था अरियंका डायनेस्टी, और वहाँ से लेके फिर नंदा डायनेस्टी भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए। तो मौर्य डायनेस्टी जो है, मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर, उसको हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और जो भी एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें होंगे, फैक्ट्स होंगे, उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। मौर्य साम्राज्य जो था वो 324 ईसा पूर्व से लेकर 187 ईसा पूर्व के बीच में उनका शासनकाल था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बताता है, मेगास्थनीज का इंडिका भी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए। और फिर अशोक द्वारा जो शिलालेख जारी किया गया था, वहां से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है, खासकर अशोक के बारे में पता चलता है। ठीक है, और फिर साहित्यिक स्रोत तो है ही, बाणभट्ट की कादम्बरी, यहाँ से भी हमें पता चलता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में त्रिमूर्ति, यहाँ से हमें पता चलता है। महावंश मिलिंद पन्हो और महाभाष्य में हमें चंद्रगुप्त के जीवन का विवरण मिलता है। बौद्ध दीपवंश जो था, अशोकावंदन और दिव्यावंदान, और महावंश, यहाँ से हमें अशोक के विवरण का पता चलता है, अशोक के जीवन का पता चलता है। हेमाचंद्र का परिषद जो है, उसमें चंद्रगुप्त और जैन धर्म में जो संबंध स्थापित हुए, जो जैन धर्म को उन्होंने अपना लिया, उसके बारे में भी हमें पता चलता है। उसके अलावा हमें विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस जो उन्होंने लिखी थी, ये थे गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे, और एक नाटक लिखा था, उसमें हमें पता चलता है चाणक्य की नीति के बारे में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दुश्मनों के खिलाफ उन्होंने अपनाई थी। ठीक है, चलिए। तो ये सब जो थे वो स्रोत थे जहाँ से हमें पता चलता है मौर्य डायनेस्टी के बारे में। मौर्य डायनेस्टी उस समय जो फैली हुई थी, 265 ईसा पूर्व का ये जो है मैप है, उस समय ये पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ मिडिल ईस्ट से लेके पूरा नीचे तक जो है, यानी कर्नाटक तक फैला हुआ था मौर्य साम्राज्य। और इधर अगर नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा पार्ट छोड़ दें तो यहाँ तक जो है वो फैला हुआ था। लगभग आज के डेट में बांग्लादेश, आप देख सकते हैं, बांग्लादेश तक फैला हुआ था ये। ठीक है, नीचे चोला डायनेस्टी थी। ठीक है, चोला क्षेत्र जो था वो बचा हुआ था, और शिलोंग जो नीचे था वो भी बचा हुआ था। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी उस समय वहाँ तक नहीं थी। तो इतना बड़ा था मौर्य डायनेस्टी। ये अशोक के टाइम का मैप है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शीर्षक तो अर्थशास्त्र से ही था, ये संस्कृत शब्द है। ठीक है, और इसका जो मतलब शाब्दिक अर्थ होता है वो भौतिक कल्याण का विज्ञान होता है, लेकिन इसके अंदर राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ज़्यादा जो है इसको बताया गया था, और शासन व्यवस्था कैसे करनी है। ठीक है, और विज्ञान के बारे में कुछ जो है इसके अंदर वृत्तांत मिलते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार अनुसार जो है वो धर्म, आध्यात्मिक कल्याण और कामों का आनंद दोनों से श्रेष्ठ है। क्या? भौतिक कल्याण। ठीक है, चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। ये 15 पार्ट में है। अर्थशास्त्र के अंदर जो है 15 चीज़ें जो है बताई गई हैं, और यहाँ पे है ना अलग अलग चीज़ें अलग अलग चीज़ों के लिए बताई गई हैं। जैसे कि जेल के बताए गए हैं कि जेल में किस तरह व्यवस्था रहेगी, कानून व्यवस्था कैसा रहेगा, कालाधन कैसा रहेगा, कृषि, खनन, किलेबंदी, प्रशासन, व्यापार और जासूस की जो है सिफारिश कैसे होगी, उनका मैनेजमेंट कैसे होगा, ये भी अर्थशास्त्र के अंदर जो है काफ़ी विस्तार से बताया गया है। कौटिल्य की तुलना जो की जाती है वो द प्रिंस के लेखक इतालवी, यानी इटालियन पुनर्जागरण के लेखक जो थे निकोलो मैकियावेली, उनसे इनकी तुलना की जाती है कि उतने ही ज़्यादा जो है मतलब नीति में जो है माहिर थे, नीति व्यवस्था, किसी भी तरह की नीति अपनाने में माहिर थे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। कौटिल्य का विवादास्पद जो विषय रहा वो था हत्या। ठीक है, वो उन्होंने फिर जो है उनके अंदर ये भी जो अर्थशास्त्र था, उनके अंदर ये जो है उन्होंने व्यवस्था रखी थी कि गुप्तचर जो होंगे, गुप्त एजेंट जो होंगे, उनका प्रबंधन कैसे किया जाएगा, परिवार के सदस्यों को कब मारना है, कब संधि करना है और कब उसका उल्लंघन करना है, कब मंत्रियों की जासूसी करनी है, ये सब जो है उनके अर्थशास्त्र के अंदर एक पार्ट था जिसमें उन्होंने वहाँ पे विस्तारित किया है। ठीक है, और ये जो है ये विवाद का एक कारण रहा था, विवाद विषय जो है अर्थशास्त्र के अंदर रहा था। ठीक है,
उन्होंने बताया अर्थशास्त्र के अंदर कि देखो राजा का जो है नैतिक कर्तव्य क्या रहेगा, ठीक है, वो किस तरह एक पिता की तरह जो है अपने प्रजा से पेश आएगा, और प्रजा की ही खुशी में राजा की खुशी होगी, प्रजा का ही कल्याण उसका कल्याण होगा, अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होगा, प्रजा का ही जो सुख होगा वो उसका सुख होगा। ठीक है, चलिए मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में बात कर लेते हैं। मेगास्थनीज के पहले बात कर लेते हैं कि मेगास्थनीज जो थे वो एक राजदूत थे, ठीक है, यूनानी राजदूत। ये सेल्यूकस निकेटर के जो है राजदूत भेजे गए थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए, और वो पाटलिपुत्र की राजधानी में रहते थे। ठीक है, उन्होंने पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में तो बताया ही, पूरे देश के प्रशासन यानी शासन व्यवस्था के बारे में उन्होंने बताया अपनी बुक इंडिका के अंदर। ठीक है, चलिए खैर पूरी तरह से जो है वृत्तांत रूप अभी भी जो है इंडिका का हमें मिला नहीं है, अलग अलग से उसको एक जगह संग्रह करके किताब के रूप में जो है उसको पब्लिश किया गया है। ठीक है, चलिए खैर समाज की व्यवस्था के बारे में बताया है, अर्थव्यवस्था जो है उस पर भी प्रकाश डाला है। इंडिका जो है वो कहती है कि उपमहाद्वीप जो था उसका आकार जो है काफ़ी बड़ा था, लेकिन वो चतुर्भुज जैसा था। ठीक है, चारों कोना मतलब उसके चार कोण थे। ठीक है, ये जो भारत देश था वो उस समय उसको लगता था कि ये चार तरफ चार कोण जैसे हैं। ठीक है, चलिए तो दक्षिण और पूर्व की तरफ जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है। मिट्टी, जलवायु, नदियों के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, लोक कथाएं यहाँ पे बहुत प्रचलित हैं। मेगास्थनीज का सबसे बड़ा जो दोष उस समय प्रचलित था वो जाति व्यवस्था, वो समझ नहीं पाए थे। 4 वर्णों की बात तो उन्होंने नहीं की, लेकिन पेशे के आधार पर उन्होंने समाज को 7 वर्गों में बांट दिया था। ठीक है, हालांकि मेगास्थनी भारतीय जाति व्यवस्था के 2 सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को पहचान गए थे, वो था सजातीय और वंशानुगत। ठीक है, व्यवसाय चल रहा था, जो बिजनेस होता था, जैसे कि लोहार का बेटा लोहार बनेगा, ठीक है, राजा का बेटा राजा बनेगा, ये उनको मतलब ये चीज़ वो समझ गए थे, और इसका वृत्तांत जो है उन्होंने इंडिका के अंदर किया है। ठीक, मेगास्थनीज और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र दोनों जो है मतलब इंडिका और अर्थशास्त्र ये दोनों ही जो है स्रोत रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। उस समय का शक्तिशाली साम्राज्य था ये पूरे उपमहाद्वीप में। चलिए मौर्य साम्राज्य के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके संस्थापक जो थे वो मौर्य साम्राज्य के वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और इनका जो शासनकाल बताया जाता है वो 321 से 297 ईसा पूर्व के बीच में बताया जाता है, कहीं कहीं 324 से 297 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, लगभग पूरे उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत जो है अभी वहाँ तक इनका जो है पूरा फैला हुआ था। मिडिल आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश तक जो है मौर्य साम्राज्य उस समय यानी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे फैला हुआ था। पूरे प्रायद्वीप पे भारत के क्षेत्र पर जो है वो उस समय इन्होंने जीत लिया था। तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है इनको क्षत्रिय बताया गया है। ठीक है, इनको क्षत्रिय बताया गया है, लेकिन आप देखेंगे कि और जो ब्राह्मणवादी सूत्र है उनको उसमें इनको शूद्र बताया गया है। और विष्णु पुराण के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य को एक शिकारी की बेटी जो मूरा थी, नंद वंश से भी इनका मतलब ताल्लुक जोड़ा गया है। मूरा और नंद राजा जो सर्वार्थ सिद्धि के पुत्र जो मौर्य थे राजकुमार, उनका ये पुत्र था, ऐसा बोला जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लेते हैं। मौर्य वंश की स्थापना की इन्होंने, और किसकी सहायता से की? चाणक्य कौटिल्य की सहायता से इन्होंने की। ठीक है, एक यूनानी लेखक जो है जस्टिन का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है 6 लाख सेना के साथ जो पूरे उत्तर भारत को इन्होंने पूरे भारत को रौंद डाला था उस समय। ठीक है, और जो है उस समय सेल्यूकस का जो है वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर शासन था, वहाँ इन्होंने सेल्यूकस को हराया और लगभग 5,000 हाथी दिया, और उसके बदले जो है सेल्यूकस ने इनको अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध का जो क्षेत्र है इनको सौंप दिया, साथ में अपनी बेटी हेलेना का हाथ भी इनके हाथ में दिया। ठीक है, शादी भी कराई, और फिर राजदूत को भी भेजा मेगास्थनीज को। ठीक, उनके बारे में कहा जाता है मौर्य साम्राज्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि उन्होंने ही जो है एक शेप दिया मौर्य साम्राज्य को, एक आधार दिया, और उन्होंने फिर आगे बढ़ाया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल साम्राज्य का निर्माण उन्होंने किया। बिहार, उड़ीसा, बंगाल जो है अच्छा हिस्सा जो है, पश्चिम बंगाल और पश्चिमी भारत का पूरा दक्कन क्षेत्र भी जो है वो शामिल कर लिया था। केरल, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से छूट गए थे, जहाँ पे केरल और तमिलनाडु में तो चोला वंश था। ठीक है, चोला डायनेस्टी थी, और इधर पूर्वोत्तर जो है नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र भी उस समय छूटा हुआ था। ठीक है,
जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म के अनुयायी हो गए और फिर वो चले गए कहाँ, श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों में कर्नाटक, और वहीं फिर धीरे धीरे उन्होंने देह त्याग दिया। ठीक है, चलिए अब बिंदुसार जी के बारे में बात कर लेते हैं। ये दूसरे शासक हुए, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के अंदर, और इनका शासनकाल जो था वो 297 से 273 ईसा पूर्व के बीच में था। और ग्रीक विद्वानों में इनको कहा जाता है अमित्रोचेटस, यानी दुश्मनों का नाश करने वाला, जबकि महाभाष्य उन्हें अमित्रघात कहते हैं, दुश्मनों का हत्यारा। दोनों एक ही बात है, कोई अलग बात है नहीं। ठीक है, इनको बोला जाता है। आजीविका संप्रदाय में एक ज्योतिषी ने उल्लेख किया था, मतलब बताया था इनके पुत्र अशोक के महानता के बारे में, भविष्यवाणी पहले ही की कर दी गई थी। बिंदुसार ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच की जितनी भी भूमि थी वो सब पे इनका राज्य चल रहा था, पूरा जीत लिया था इन्होंने, जितना भी बच गया था चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, तिब्बती भिक्षु जो हुए वो 17वीं शताब्दी में उन्होंने इतिहास लिखा, और उसमें लिखा कि तारानाथ कहते हैं, मतलब तारानाथ उनका नाम था, बिंदुसार के एक स्वामी चाणक्य 16 शहरों के राजा को नष्ट कर दिया था उन्होंने। उनका कहना था कि 16 उस समय ऐसे राज्य थे जिनको जीत लिया था चाणक्य ने। ठीक, ग्रीक स्रोत के अनुसार उनके पश्चिमी राजाओं के साथ राजनयिक संबंध हुए। स्ट्रैबो के अनुसार एंटिकोकस जो सीरियाई राजा थे उस समय, डिमाचस को बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत के रूप में भेजा गया। ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार आजीविका संप्रदाय में शामिल हो गए थे। ठीक है, उनके शासन में लगभग पूरी उपमहाद्वीप पर जो है कर्नाटक तक मौर्य साम्राज्य फैल चुका था। ठीक है, चलिए अशोक के बारे में बात करते हैं अब। ये तीसरे शासक थे जो मौर्य साम्राज्य के अंदर और महान शासक के रूप में उभरे। ठीक है, अशोक का जो शासनकाल था वो 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व के बीच था। जो मैंने मैप दिखाया था वो 265 ईसा पूर्व का था, वो अशोक के ही टाइम का था। ठीक है, चलिए तो अशोक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज कि इनका जो है काम वो बहुत ही ज़्यादा है मौर्य साम्राज्य के अंदर, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने एक तो कलिंग युद्ध किया, उसके बाद फिर धर्म को अपनाया, फिर धर्म को कैसे आगे ये लेके गए, और बौद्ध धर्म को की कैसे इन्होंने अपनाया, उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे, उसके स्रोत के बारे में, शिलालेखों के बारे में। इसलिए ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए।